नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss about question number 59 to 64 of paper 1, which was held on 11th March 2023 UPSC exam, right? So this is टेस्ट बुकलेट सीरीज डी, क्वेश्चन पेपर 1. टाइम अलाउड 2 आवर्स. 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे 120 मिनट. और क्वेश्चन कितने हैं? 120. क्वेश्चन भी 120, टाइम भी 120 मिनट. दैट मीन्स पर क्वेश्चन 1 मिनट एवरेजली. जब मैं एवरेजली कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो 1 पेज का होगा तो उसको पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएगा, और कोई क्वेश्चन होगा सिंगली 1 लाइन या 2 लाइन में, वो 10-20 सेकंड में हो जाएगा. तो इसलिए हम एवरेज लेकर के चल रहे हैं. मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 है. 120 क्वेश्चन 150 मार्क्स. इसका मतलब कि पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स. सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें पेनाल्टी रॉन्ग आंसर के लिए है. पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर. अगर आंसर सही हुआ तो उस क्वेश्चन के 1.25 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो 1.25 जो होता है उसका 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 4.12 हो जाएगा. सो अप्रॉक्सीमेटली 0.41 हो जाएगा. 0.41 0.42 के आसपास में आपका निगेटिव मार्किंग पेनल्टी के रूप में कट जाएगा. हमारा पर्पस ये है कि हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझें ताकि एक तो निगेटिव मार्किंग से भी हम बच सकें, और उस चैप्टर से रिलेटेड बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन द कमिंग एग्जाम्स उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें. तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करके चलते हैं. राइट? सिंपली क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डस नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स. सो आप समझ गए होंगे किस सब्जेक्ट का है ये. एलोकेशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस. एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर विंग्स होते हैं, विंग्स के अंदर ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर सेल होते हैं. तो ये सब इसकी कैटेगराइजेशन है. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर इनमें से कौन नहीं आता है. अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, नॉर्मल एग्जामिनिंग बोर्ड होता तो पूछता कि इनमें से कौन आता है. 3 कोई रॉन्ग होता और 1 कोई राइट होता. यहाँ पर कौन नहीं है, इसका मतलब कि 3 इसमें सही स्टेटमेंट होंगे और 1 कोई रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसी को हम इसमें ऑड आउट करेंगे. सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल. सिंथेटिक रबर, ये तो होना चाहिए. प्लास्टिक तो पेट्रोकेमिकल में आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडियन पोटास लिमिटेड. पोटास लिमिटेड तो फर्टिलाइजर में आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. डाई स्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स, ये आएगा केमिकल में. सो ये केमिकल में आ जाएगा, ये भी केमिकल में आएगा, ये पेट्रोकेमिकल में आ जाएगा. सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन पोटास लिमिटेड ये इसमें नहीं आएगा. सो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा. आइए देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में कौन कौन से विंग्स एंड ब्रांचेज आते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय. रसायन
उर्वरक मंत्रालय, मतलब फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसके अंदर अलग से डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग। इंसेक्टिसाइड्स, सो जितने इंसेक्टिसाइड्स हैं वो इसके अंडर आते हैं। डाई स्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स, ये क्वेश्चन में था। ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंड असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रीज डेल्ट विद बाय द डिपार्टमेंट। सो ऐसी इंडस्ट्री जो इससे रिलेटेड है उसकी बारे में बात हो रही है। भोपाल गैस लीक डिजास्टर स्पेशल लॉ रिलेटिंग देयर टू। सो भोपाल गैस लीक डिजास्टर अगर कहीं आता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। पेट्रोकेमिकल नाम ही जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेलुलोज सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एटीसी। सिंथेटिक रबर क्वेश्चन में था ये। प्लास्टिक्स इंक्लूडिंग फैब्रिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड मोल्डेड गुड्स, ये भी क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट fall under the control of डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। सो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के कंट्रोल में इनमें से कौन सा नहीं आता? फर्टिलाइजर की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें मैं आपको दिखाते चलूँ, ये जो मंत्रालय है ये रसायन और उर्वरक, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। सो जो ए है ये केमिकल के बारे में है, जो बी है वो फर्टिलाइजर के बारे में है, ठीक है। ओ सॉरी, हमने तो आंसर ही मार दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर में आएगा। इंडस्ट्री रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेलुलोज सिंथेटिक फाइबर, आपने ध्यान दिया होगा ये जो है इंडस्ट्री रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेलुलोज सिंथेटिक फाइबर, ये केमिकल के अंदर में आता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। इंडस्ट्री रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेलुलोज, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री सेम है, एक ही मिनिस्ट्री का पहला क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। एलोकेशन एंड सप्लाई ऑफ लिंकेज फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया आपको आएगा फर्टिलाइजर में। एंड प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर हो गया। सो आपका आंसर जो हो गया ये इंडस्ट्री रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेलुलोज, ये फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में न आकर के केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट में आता है। इसके बारे में भी पार्ट है क्या? जी हाँ, इसका भी पार्ट है, और ये पार्ट बी है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में ये पार्ट बी है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक विभाग। प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी। सो यहाँ पर फर्टिलाइजर वर्ड है। एलोकेशन एंड सप्लाई लिंकेज फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, ये था क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशन स्कीम एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडी फॉर कंट्रोल्ड एज वेल एज डी कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ फर्टिलाइजर आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ये फर्टिलाइजर आ गया। इसमें इन इफ़को भी है, क्रिप्को भी है। इफ़को क्या होता है? इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्रिप्को क्या है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन पोटास लिमिटेड, ये क्वेश्चन में आया था। इंडियन पोटास लिमिटेड क्वेश्चन में, पहली वाली क्वेश्चन में ये था, ठीक है। पोटास जो फर्टिलाइजर में आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडियन पोटास लिमिटेड। सो ये पेट्रोकेमिकल में नहीं आता, ये फर्टिलाइजर में आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005, सो अभी हम RTI एक्ट 2005 में घुस गए, गिव्स पावर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC
to require the concerned public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। पेनाल्टी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, कंपेंसेट की बात हो रही है। पेनाल्टी अलग होती है जो सेक्शन 20 में है, पेनाल्टी सेक्शन 20 में है, वो अलग होता है। ये कंपेंसेशन की बात हो रही है। हमने इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया या हम देर से सप्लाई किए और उसके चलते उस इंडिविजुअल को कुछ लॉस हो गया, उस लॉस को कंपेंसेट करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो जब भी कंपेंसेशन की बात आएगी, देखिए 15, 16, 17 जो है वो तो कमीशन के बारे में है, ठीक है, स्टेट कमीशन के। 12, 13, 14 जो है सेंट्रल कमीशन के बारे में है। 15, 16, 17 जो है स्टेट कमीशन के बारे में है। 18, 19 जो होता है, 18 में अपील हो गया और 19 में CIC है और 20 में पेनाल्टी है। सो इसमें क्या है, ABCD के चक्कर में हम पढ़ेंगे तो डर जाएंगे। मोटे मोटी तौर पर अगर हम जानते हैं तो हमें पता है कि 17 जो है वो 15, 16, 17 जो वो तो CIC के SCIC के अंदर आ जाता है। तो इसका आंसर 20 होना चाहिए, लेकिन 20 जो है कंपेंसेशन के बारे में नहीं है, पेनाल्टीज के बारे में है। सो कंपेंसेशन जो है वो 19(8)B में है। आंसर क्या होगा, B होगा। ध्यान क्या देना है, इसमें विच इज नॉट नहीं है, विच इज नॉट जो क्वेश्चन में था वो नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करके है। हाँ, सो B आंसर हो गया। हम क्या करेंगे, सेक्शन 19 को हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा लंबा सेक्शन पड़ेगा लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा। RTI का सेक्शन 19 रिलेटेड टू अपील। सो 19 जो है अपील से रिलेटेड है। Any person who does not receive a decision within the time specified in subsection 1 or clause A of subsection 3 of section 7 or is aggrieved by a decision of the central public information officer or a state public information officer, as the case may be, may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the central public information officer or state public information officer, as the case may be in such public authority। सो इसमें फर्स्ट अपील की बात हो रही है। अगर इंफॉर्मेशन CPIO से नहीं मिलता है या गलत मिलता है या मना कर दिया जाता है या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में जिस दिन 30 दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन ये मान लिया जाएगा कि CPIO हमें रिप्लाई नहीं देने वाले हैं, SPIO हमें रिप्लाई नहीं देने वाले हैं, तो डीम्ड रिफ्यूजल मान करके फर्स्ट अपील किया जाएगा। फर्स्ट अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। सो 30 डेज के भीतर हम फर्स्ट अपील में जाएंगे। फर्स्ट अपील ऑलवेज लाइज इन द सेम डिपार्टमेंट। अगर ESIC के अगेंस्ट में कोई RTI है तो फर्स्ट अपील ESIC के ऑर्गेनाइजेशनल हेड के पास जाएगा। अगर EPFO से रिलेटेड है तो फर्स्ट अपील EPFO के ऑर्गेनाइजेशनल हेड के पास जाएगा। सारे डिपार्टमेंट के उसी डिपार्टमेंट में फर्स्ट अपील होता है, ताकि वो डिपार्टमेंट ये देख ले कि कहीं हमारे CPIO से SPIO से गलती तो नहीं हो गई है, वो रिकंसीडर करे कि इन्फॉर्मेशन हमें देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसलिए फर्स्ट अपील ऑलवेज लाइज विद द डिपार्टमेंट, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर्स मे एडमिट or appeal after the expiry of period of 30 days if he or she is satisfied that the appellate was prevented from by sufficient cause from falling। so 30 दिन के बाद भी अपील किया जा सकता है अगर अपीलेट अथॉरिटी को ये लगता है कि ये जो लेट से आए हैं उसके इनके पास सफिशिएंट रीजन है। राइट, सेक्शन 19 के सब क्लॉज 2
When appeal is preferred against an order made by a CPIO or state public information officer, as the case may be under section 11 to disclose third party information, the appeal by concerned third party shall be made within 30 days. So अगर सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है. सो अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को से रिलेटेड अगर कुछ अपील बनता है तो वो थर्ड पार्टी पर्सन भी 30 डेज के भीतर ही अपील करेगा. Clause 3. A second appeal against the decision under subsection 1 shall lie within 90 days from the date of which decision should have been made or was actually received with Central Information Commission or State Information Commission. So first appeal within the department. Second appeal always lies with Central Information Commission in case of Union Government or State Information Commission in case of State Government within 90 days, 90 दिन के भीतर. फर्स्ट अपील 30 डेज के भीतर, सेकेंड अपील 90 डेज के भीतर. ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये 90 डेज पास करने के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उनके पास कुछ रीजन है तो. 4. If the decision of the CPIO or SPIO, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of third party, so अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी का है तो उसको भी आपको सुनना पड़ेगा, उसको भी अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा. अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ अपील है तो shall give a reasonable opportunity of being to that third party. So तीसरी पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाएगा. Number 5. In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of request was justified shall be on the CPIO or SPIO, as the case may be, who denied the request. So हमने इंफॉर्मेशन जो नहीं दिया उसका कारण क्या है कि हमने नहीं दिया, वो प्रूफ करना हमारे जैसे CPIO और SPIO का काम है, वो दूसरी पार्टी का काम नहीं है. An appeal under subsection 1 or subsection 2 shall be disposed of within 30 days of receipt of appeal or within such extended period. फर्स्ट अपील की बात हो रही है. फर्स्ट अपील 30 डेज के भीतर अपील किया जाएगा और 30 डेज के भीतर उसको डिजॉल्व किया जाएगा. 30 डेज के भीतर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. MCQ क्वेश्चन 30 डेज के आगे भी है. Within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing of thereof. So 30 दिन के भीतर नॉर्मली इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है. इन एक्सेप्शनल केसेस within 45 days, maximum up to 45 days. So in general within 35 days or up to or extended period is 45 days. 45 days के भीतर आपको फर्स्ट अपील को डिस्पोज ऑफ करना ही करना है. द डिसीजन ऑफ द CIC और SIC एज केस में भी शैल बी बाइंडिंग. सो जो भी सेंट्रल कमीशन है और स्टेट कमीशन उसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा. इन इट्स डिसीजन द CIC और SIC एज द केस में बी हैज द पावर टू require the public authority to take any such a step as may be necessary to secure compliance with the provision of this act, including by providing access to information, by appointing central public information officer, by publishing certain information, by making necessary changes, by enhancing the provision of training, by providing of it with the annual report, require the public authority to compensate, impose any of the penalties, reject the application. ये सब हम 8 में पढ़ रहे हैं साहब, और इसी में हमारा आंसर है. जी हाँ, ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन हमारा जो था उसका आंसर यहाँ पर है 8 का A का B. 19(8)B है. Require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detrimental suffered.
impose any of the penalties provided under this act, reject the application, ये सब इनके पास ऑप्शन है. The CIC or SIC as the case may be shall give notice of its decision including any right of appeal to the complainant and the public authority. The CIC or SIC as the case may be shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed. आपने क्या देखा? आपने देखा कि फर्स्ट अपील जो है इन जनरल 30 डेज में सॉल्व कर डिस्पोज ऑफ कर देना है. एक्सटेंडेड पीरियड 45 डेज में उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है. सेकेंड अपील जो CIC के पास और SIC के पास है वो कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे? सेक्शन 19 में नहीं मेंशन है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि CIC और SIC कितने दिन में उस अपील को डिस्पोज ऑफ करेंगे. ये इस एक्ट का लैकुना है. राइट, ये देखिए आप, ये चैप्टर 5 है और इसमें सेक्शन 18 जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन है. 19 अपील में आता है और 20 पेनाल्टीज में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 it is advised that the public authority may proactively disclose the details of foreign and domestic official tours undertaken by ministers and officials of the rank of joint secretary to government of India and above and heads of the department. So suo motu disclosure की बात कर रहे हैं जी. तो सीधी सी हिसाब है ये है कि suo motu disclosure सिर्फ सेक्शन 4 में ही है. सेक्शन 5 से क्या होता है? पब्लिक ऑथोरिटीज के बारे में. सेक्शन 4 में ही डिस्क्लोजर की बात की गई है. ABCD नहीं पूछा, इसलिए क्वेश्चन ये इजी है कंपैरेटिवली. और ये जो अमेंडमेंट लाया गया है RTI एक्ट 2005 में, ये 1 जनवरी 2012 से लाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 लेस डाउन द इंफॉर्मेशन विच शुड बी डिस्क्लोज्ड बाई पब्लिक ऑथोरिटी ऑन अ suo motu प्रोएक्टिव बेसिस. फिर से क्वेश्चन वहीं आ गया suo motu वाला. suo motu वाला अगेन 4(1)(b) है. नोट कर लीजिए, जितने भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को suo motu डिस्क्लोज करनी चाहिए, हमारे पास कितनी वैकेंसी है, किस साल में कितनी वैकेंसी है, हम कब DPC करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं करने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हम कब करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ये सब suo motu डिस्क्लोजर का सब्जेक्ट है. अगर कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता और RTI डालने के बाद से वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो दैट मीन्स दैट डिपार्टमेंट इज वायलेटिंग द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 4(1)(b. उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आराम से CIC में जाया जा सकता है. साहब ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये कितने लोगों का वैकेंसी होगा बताते नहीं है, कितने लोगों का मेरिट लिस्ट निकलेगा बताते नहीं है, रिजल्ट निकल जाता है तब पता चलता है कि इतना ही लोगों का था. तो इसके अगेंस्ट में ये ट्रांसफ़र कब करना है बताते नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं करना है बताते नहीं है, सब कुछ अपने पास सीक्रेट मेंटेन करके रखते हैं. suo motu इंफॉर्मेशन की कमी है, सो इट इज़ हिट बाई सेक्शन 4(1)(b. राइट, आइए सेक्शन 4 देख लेते हैं. सेक्शन 4 में से बहुत से MCQ बनते हैं, इसलिए मैं दोबारा सेक्शन 4 आपके लिए लेकर के आया हूँ. सेक्शन 4(1)(a), एवरी पब्लिक ऑथोरिटी शैल maintain and update all its records duly catalog and index properly. So 4(1)(a) मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं. और क्या बात करते हैं 4(1)(a)? इंश्योर कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. जितने आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उन सबको कंप्यूटराइज कर लीजिए, डिजिटलाइज फॉर्म में डाल लीजिए. और क्या कहते हैं? इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक नेसेसरी मैनुअल्स. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का क्या है कि आपको एक अलग से सेल बना लेना पड़ेगा, RTI सेल, सो दैट वहाँ पर लोग एप्लीकेशन भी दे सकें और वहाँ से आंसर भी मिल सके.
रिप्लाई भी मिल सके। ये 4(1)(a) था, ये 4(1)(b) है। एवरी पब्लिक ऑथोरिटी मस्ट पब्लिश द फॉलोइंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। 4(1)(b) रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करना है क्या? पार्टिकुलर्स ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ड्यूटीज होता है। प्रोसीजर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग चैनल ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है, चैलेंज किया जा सकता है। रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स held or controlled by it or used by its employees for discharging its functions होता है। powers and duties of its officers and employees पक्का होता है। norms set up by for the discharge of its functions, ठीक है। statement of the categories of documents that are held by it or under its control, हमारे द्वारा कौन सा रिकॉर्ड हमारे पास है और नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्लोजर करते हैं, ये 4(1)(b) में है। अब आ जाइए 4(1)(b) का रिमेनिंग पार्ट में। डिटेल्स ऑफ एनी अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन और रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि ESIC का जो है वो सेंट्रल बोर्ड है, तो उस बोर्ड में कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है, किसका किसका कंसल्टेशन होता है, वो सब मेंशन किया जाता है। और details of facilities available to citizen for obtaining information and working hours of the library reading room if maintained for public, so जितनी public library है उसके working hour को publish करना है। any other information as may be prescribed or updated in this publication every year, ठीक है। list of board, council, committee, bodies सबको करना है। consisting of 2 or more persons का ही है, तो बोर्ड काउंट कमेटी जो होगी, काउंसिल जो होगी, वो 2 and more मेंबर्स की होगी ना, एक का तो होता नहीं है कमेटी। नेम्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो इतने इंफॉर्मेशन जो है हमें पब्लिश करना है रेगुलरली बेसिस पे। क्यों? चेंज भी हो जाएगा ना, ट्रांसफर हो जाएंगे, पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा, तो ये बदल जाता है। अब आ जाइए सेक्शन 4(1)(c) एंड (d) दोनों का। तो 4(1)(c), every public authority must publish all relevant facts while formulating important policy or announcing the decision that affect public. 4(1)(d), every public authority must provide reasons for its administrative or causes judicial decision to affected persons। ये कई बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है, ये आता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर लिखा है कि आपको रीजन प्रोवाइड करना है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉजी जुडिशियल डिसीजन लिए हैं, जो पब्लिक को एट लार्ज जो अफेक्ट द पर्सन्स, उसमें आपको ये सेक्शन 4(1)(d) में आता है। उसके बाद से क्या है, सेक्शन 4(2), नोट कर लीजिए, इसको स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लीजिए, ये आपके डेली बेसिस की चीज़ है, इसको आप याद रखिए। अगर इसको आपने याद कर डाला तो RTI का आधा झिंगा लाला। पब्लिक ऑथोरिटी जो छुपा छुपा के काम करती हैं उनका झिंगा लाला, बजा डाला आपने बाजा। एवरी पब्लिक ऑथोरिटी टू प्रोवाइड एज सच मच इंफॉर्मेशन सू मोटो टू द पब्लिक, जितना हो सके। सेक्शन 4(2) कह रहा है कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में आपको डालना है। एवरी पब्लिक ऑथोरिटी टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन सू मोटो टू द पब्लिक, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को आपको पब्लिक में पब्लिश करना है, प्रोवाइड करनी है, सो दैट द रिकोर्स ऑफ RTI इज मिनिमम। आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना है, पब्लिक डोमेन में डालना है, सो दैट लोगों को RTI की जरूरत ही ना पड़े। जहां पे RTI एप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही है, इन रेयर केसेस जहां पर RTI की एप्लीकेशन की भरमार हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंप्लायंस में जो सेक्शन 4(2) है, इसका कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस हो गया, यह कंप्लायंट नहीं हो पा रहा है। ये जब नॉन कंप्लायंस होगा RTI एप्लीकेशन बढ़ जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए और चिंता से मुक्ति रहिए। सेक्शन 4(3)
all information shall be disseminated widely in form and manner that is easily accessible to public. So जिस तरीके से पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके उस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है। अब अगर तमिलनाडु में कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना है और हिंदी में डिसेमिनेट कर दिए तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। बांग्ला में डिसेमिनेट कर दिए नहीं समझ में आएगा उनको। असमी में उनको डिसेमिनेट कर दिया नहीं समझ में आएगा। सो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में ही डिसेमिनेट करना पड़ेगा। अगर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ना है। टीवी देखने वाले लोग ज़्यादा हैं तो टीवी में करना है। सेक्शन 4 ऑल मटेरियल शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड लोकल लैंग्वेज। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी ध्यान देना है, लोकल लैंग्वेज का भी ध्यान देना है। टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जहाँ तक संभव हो सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अपना अगर वेबसाइट है वेबसाइट में डालिए, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसको डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्री और ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। सो इन्फॉर्मेशन आपको या तो फ्री देना है और नहीं तो हार्डली जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उसी पे। यहाँ पर जो हम चार्ज लेते हैं यहाँ पर कोई प्रॉफिट मेकिंग इशू नहीं है, पेपर का सिर्फ चार्ज लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी मेड कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी मेड कीपिंग इन माइंड, कहने का मतलब क्या हो रहा है, इन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन किया जा सकता है कीपिंग इन माइंड द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द। देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया ट्विस्ट किया है। कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। अरे महाराज ये तो एक्सेप्शन की बात कर रहा है। बोला इंफॉर्मेशन तो हम डिस्क्लोज करेंगे लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि हमें किसका नहीं करना है, इसीलिए बोल रहे हैं कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ द विच सेक्शंस। सो ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है, एक्सेप्शनल में नहीं करना है। वो कौन से आते हैं आपको पता है, वो सेक्शन 8 से 11 तक है। सेक्शन 8 to 11 में वो सारे इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 to 11 में जो मेंशन किए गए हैं वो एक्सेप्शन में आते हैं, उनके बारे में हम रिप्लाई नहीं देते हैं। सेक्शन 24 भी है। सेक्शन 24 में ऑर्गेनाइजेशन ही एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 8 to 11 में कुछ इंफॉर्मेशन है वो एग्जेम्प्टेड है और सेक्शन 24 में वो ऑर्गेनाइजेशन ही एग्जेम्प्टेड है आरटीआई से। ध्यान रखना है इसको। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका आरटीआई एक्ट 2005 है, लास्ट अपडेटेड 17 मई 2021 और आपका 8 ये सेक्शन 8 है, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं करना है उसका एग्जेम्पशन है। 9 में ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। सो 9 में कॉपीराइट से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ग्राउंड फॉर रिजेक्शन जो है कॉपीराइट से रिलेटेड। 10 में सेवरेबिलिटी है। सेवरेबिलिटी का मतलब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसमें से कुछ पार्ट पब्लिश करने लायक है और कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड है। अगर उन दोनों को हम अलग कर सकते हैं तब तो जो पब्लिश करने वाला हो वो मैं दे दूंगा, और कुछ इस और अदरवाइज वो जो सब्जेक्ट मैटर वो कुछ इस तरीके से मिक्स है कि हम उनको अलग कर ही नहीं सकते, नहीं देंगे, एग्जेम्प्टेड हो गया। और 11th में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, किसी थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये जो है आपके एक्सेप्शन का है, राइट। आइए देख लेते हैं सेक्शन 8 को। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। Notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India. So जहाँ कहीं भी भारत की संप्रभुता और अखंडता खतरे में आए, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन देने से वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे।
नहीं देंगे वो इन्फॉर्मेशन जिसमें भारत की सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होता हो, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट अफेक्ट होता हो, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अफेक्ट होता हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करेंगे। दिस इन्फॉर्मेशन आर exempted. Information which has been expressly forbidden to be published by any court, अगर किसी कोर्ट ने मना कर रखा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिश नहीं करना है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन RTI के दायरे में नहीं आता। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन होते हैं, कुछ पब्लिकेशन होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं। अगर उस पर कुछ किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है तो उसको भी, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेशन का, अगर वो लेजिस्लेचर अगर वो अब उस पर रेस्ट्रिक्शन है तो वो भी एग्जेम्पशन में आता है। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डिस्क्लोजर ऑफ विच, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 8 में है। सेक्शन 9 में कॉपीराइट है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, हाँ, बहुत ही आत्मीयता के संबंध में हो। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन, दूसरे गवर्नमेंट का, फॉरेन कंट्रीज का इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस में आया हो। Information the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identity। अब क्या है, किसी खबरी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया कि उस एरिया में कुछ बदमाश देखे गए हैं और उसके बेसिस पे वो जो क्रिमिनल थे उनको पुलिस ने कैच कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब वो क्रिमिनल RTI डालेगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया था हमारे बारे में। ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? तब तो इस देश के आधे इन्फॉर्मर ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हम नहीं दे सकते, द कॉन्फिडेंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस। हाँ, इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर। सो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है, प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस में है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज, कैबिनेट पेपर भी एग्जेम्प्टेड है। इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। अब किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको किस लिए डिस्क्लोज करेंगे भाई? वो देखिए क्या किया है, प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी। सो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो पार्लियामेंट अगर मांगे तो हमें देना पड़ेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। आप लोगों को पता है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ही था जिसने ऑफिस के सारे पेपर को रेस्ट्रिक्ट करके रखा था। बाहर वाले उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं। ये जो RTI एक्ट है, इट इज हैविंग ओवर राइटिंग इफेक्ट ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, नॉट एनी ऑफ द एग्जम्पशंस permissible in accordance with subsection 1. A public authority may allow access to information in public interest in disclose outweighs the harm to protect the interest। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था 8.2 है ना, ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या लिखा है, आपको इंफॉर्मेशन तो नहीं देना है, एग्जेम्प्टेड है, बहुत से एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है जो नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवे द हार्म टू बी प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। सो अगर हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन को छुपा के रखने से
इंफॉर्मेशन को शेयर कर देना, या यूं कहें कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर देने से पब्लिक इंटरेस्ट में कम नुकसान होगा रेदर देन इंफॉर्मेशन को हाइड करने से, डिस्क्लोज नहीं करने से। दो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसको डिस्क्लोज करने से कुछ हार्म है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करने से ज़्यादा हार्म है। इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करेंगे तो मान लीजिए कि 5% का हार्म है, और इंफॉर्मेशन अगर नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट में 50% का हार्म है। तो ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वैसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, बी, ए, सी एंड 1 ऑफ सबसेक्शन 1, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened 20 years before the date of which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section. So कह रहे हैं कि इनको ये जो सेक्शन, ये क्लॉज ए, सी, आई, ये जो इसमें देखिए, सॉरी, ये देखिए ए, सी, आई, ये सी, आई, इनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंफॉर्मेशन जो 20 ईयर से पहले के इंसिडेंट से रिलेटेड है उनको डिस्क्लोज किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। सो 20 ईयर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। Provided further that where any question arises as to the date from which the said period of 20 years has been computed, the decision of the central government shall be final subject to the usual appeal provided for its date. So गवर्नमेंट डिसीजन लगी कि 20 ईयर का डेट जो है किस दिन से शुरू होता है। ये जो सेक्शन 9 है, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस, और सर्टेन केसेस में क्या है, विदाउट प्रिजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 CPIO और SPIO एज द केस मे बी। CPIO कब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। SPIO कब होता है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में। मे बी रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर सच रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस वुड इन्वॉल्व एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट। सो जहाँ कहीं भी कॉपीराइट का, किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा हो, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। सेक्शन 10 में सेवरेबिलिटी है। सेवरेबिलिटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्या है सेवरेबिलिटी में, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं, अगर एक पेज में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसका फर्स्ट पैरा पब्लिश करने लायक है, देने लायक है, सेकेंड पैरा नहीं देने लायक है, सीक्रेट है, तो अगर दोनों अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं, फर्स्ट पैरा सेपरेट हो रहा है ना, तो अगर जो फर्स्ट पैरा देने वाला है उसको हम दे देंगे सेवरेबिलिटी रूल के द्वारा, और सेकेंड पैरा नहीं हो रहा है तो नहीं देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड पैरा कुछ इस तरीके से मिक्स हैं, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं कि उनको सेपरेट करना मुश्किल है, नहीं देंगे ऐसे इंफॉर्मेशन को। ये सेवरेबिलिटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, वियर CPIO और SPIO as the case may be intend to disclose any information or record or part thereof on a, अच्छा इसका बाकी हिस्सा कहीं कट गया, नहीं आ पाया। सो सेक्शन 11 जो है वो दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। 24 को हम जानबूझकर लेके आए हैं। 24 जो है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। हम सेक्शन 8, 9, 10, 11 इन चारों सेक्शन में इंफॉर्मेशन हमने देखा कि कुछ इंफॉर्मेशन चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कुछ इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। जो सेक्शन 24 में है ये डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में कुछ भी होगा हम नहीं देंगे, ये डिपार्टमेंट एग्जेम्प्टेड है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट shall apply to the intelligence and security organization specified in second schedule। so इसमें अब क्या हो गया, 2 शेड्यूल हो गया, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ RTI एक्ट।
being organizations established by central government or any information published by the organization to that government, नहीं देना वैसे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम उसको पब्लिश करेगी, पब्लिश करने के बाद से पार्लियामेंट में उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। यही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। बेसिकली इसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। बस इसमें इस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन ये है, प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड अंडर दिस सबसेक्शन। सो चाहे किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का हो, चाहे किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का हो, अगर इशू जो है वो करप्शन का है, अगर इशू जो है ह्यूमन राइट वायलेशन का है, तो वो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। बाकी सब जितने भी आपको डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट करने हैं, एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सेक्शन 24 कंटिन्यूड, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन ऑफ वायलेशन फॉर ह्यूमन राइट, सो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो गया। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेशन। सो सेंट्रल का था, ये स्टेट का था। सच इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन 59 से 64 तक का जो एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ज़्यादा ध्यान रखा था, पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा ध्यान रखा था, सो दैट उससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व कर सकें। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का नीति श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हयवस कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण धनंजय अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निर्कर्म बिना कर्म का निकर्म वाला तो कोई है ही नहीं। या तो सत्कर्म होगा, नहीं तो दुष्कर्म होगा, कर्म तो होगा ही, निष्कर्म वाला कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं किस बात पर ध्यान देना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि 24 घंटे अनवरत हम किसी न किसी कार्य में लीन हैं। या तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ा रहे हैं, या तो बोल रहे हैं, नहीं तो सुन रहे हैं, या तो चल रहे हैं, नहीं तो बैठे हुए हैं। कुछ न कुछ तो कार्य कर रहे हैं ना। या तो खाना खा रहे हैं, नहीं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए गए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, किसी की प्रशंसा हम कर रहे हैं, कोई हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं। हो सकता है कि हम किसी अननेसेसरी के आर्गुमेंट में जुट पड़े हों, हो सकता है हम इधर उधर की चीज़ों में टाइम पास कर रहे हों, हो सकता है कि एक क्लास का वीडियो देखने के लिए हम आए और उसके बाद से फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे इधर से उधर टाइम पास करने लगे। काम तो कर ही रहे हैं, काम हम 24 घंटे करते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है
कि डिटरमाइंड काम हम कितने समय में करते हैं। हमारा मुख्य कार्य ये है कि सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम के 5:45 बजे तक ऑफिस का काम करना है ना। सुबह शाम के 5:45 बजे तक, सुबह में 9:15 बजे से लेकर शाम के 5:45 बजे तक हमें ऑफिस का काम करना है। ये हमारा डिटरमाइंड वर्क है। उस डिटरमाइंड वर्क को हम कितने तल्लीनता के साथ करते हैं, कितनी सिंसियरिटी के साथ करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। बाकी हम कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही रहे होंगे, कुछ टाइप कर रहे होंगे, कुछ प्रिंट कर रहे होंगे, किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे होंगे, किसी से कुछ ऑर्डर ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ हम कार्य करते रहते हैं। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, वो हमें कार्य करने के लिए विवश करते हैं। कार्य तो हमें करना ही है, कार्य तो हमें जब तक इस धरती पे है कार्य करना ही है। बस फर्क इतना ही है कि हम किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। क्या वो हमारे हित में है या हमारे अहित में है? क्या वो हमारे प्री डिटरमाइंड पाथ का ही काम है या डेविएटेड पाथ पे चला गया है? ये सोचना हमारा काम है। एक शिक्षार्थी के नाते, एक स्टूडेंट के नाते, एक विद्यार्थी के नाते हमारी ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जब कभी हम डिजिटल मीडिया में आए, जब कभी हम इंटरनेट वगैरह पर आए, और अगर हमारा एग्ज़ाम अगर है 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीना, अगर हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो हमें कंसंट्रेट करना है कि हमें करना क्या है। और उतना ही हमें, हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करना है। अगर हमने क्या नहीं करना एलिमिनेट कर दिया तो क्या करना है वो आसान हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हम भी उसी बंधन में बंधे हुए हैं। आपका चैनल SGKG स्टडीज़, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इस पर RTI की क्लासेस हैं, इस पर डिप्टी डायरेक्टर के रिक्रूटमेंट की क्लासेस हैं, इस पर SSO के प्रोबेशन क्लियरेंस का क्लासेस है, इस पर SSO LDCE के एग्ज़ाम के क्लासेस हैं। इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।